नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अपने राजस्थान के इतिहास में मारवाड़ का विशेष इतिहास चल रहा था। तो मारवाड़ के इतिहास में अब हम चर्चा करने वाले हैं आगे। लास्ट में हमने जो है राव जोधा की चर्चा की थी। राव जोधा के बाद में तो उनके जो अगर हम बात करें, जो प्रसिद्ध शासक, जो उनके प्रसिद्ध पुत्र थे, जो शासक भी बने थे, जिन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी, उनका नाम तो राव बीका आता है। ठीक है ना। कहते हैं ना कि वही एक योग्य व्यक्ति या वही एक योग्य पुत्र नहीं होता जो भविष्य में शासक बने। योग्य पुत्र वह होता है जो अपने राज्य का विस्तार करे, अपने राज्य की जनता के लिए जो है उनके देखरेख का कार्य करे। तो उनमें नाम आता है एक शासक, प्रसिद्ध महत्वपूर्ण शासक, जिनका नाम था राव बीका, जिन्होंने ऐसे कार्य ही किए थे, जिन्होंने इस मारवाड़ का विस्तार जो है बीकानेर रातीघाटी क्षेत्र तक इन्होंने कर दिया था, अर्थात बीकानेर की स्थापना कर दी थी। जो राव बीका जिनका नाम आता है, जो हम बीकानेर के इतिहास में पढ़ने वाले हैं, जो इन्हीं महान राजपूत शासक राव जोधा के पुत्र माने जाते हैं। लेकिन जोधपुर पर जिसने शासन किया उनका नाम आता है राव सातल, जिन्होंने लगभग 1489 से 1492 ईस्वी तक जो है वो यहाँ पर क्या किया था, शासन किया था। दो तीन बातें जो महत्वपूर्ण है वो मैं पहले ही बता देता हूँ। माता जसमादेह ये है, और जसमादेह के कहने पर ही जो है सातल को क्या बनाया गया था, उत्तराधिकारी बनाया गया था। किसके द्वारा? जोधा के द्वारा। जसमादेह के कहने पर ही सातल को क्या बनाया गया है, उत्तराधिकारी बनाया गया है। इसके बाद में जो है इन्होंने जो है राव सातल देव ने कहां पर, जैसलमेर में सातलमेर नामक क्या बसाया था, कस्बा बसाया था। सातलमेर नामक, जैसलमेर में ही सातलमेर नामक कस्बा बसाया था। किसने? राव सातल ने। और सातलमेर जो कस्बा बसाया था, यही सातलमेर जो कस्बा इन्होंने यहाँ पर बसाया था। और सातलमेर जो है यह क्या बना था उस समय? पोकरण की राजधानी बना था। क्या बना है? पोकरण की राजधानी बना था। उसी इन्हीं राव सातल के समय की एक घटना है जिनको मैं आपके सामने बताता हूं कि उस समय कि अजमेर का जो सूबेदार है, अजमेर का सूबेदार था, उसका नाम था मल्लू खां। क्या नाम आता है? मल्लू खां। और मल्लू खां का एक सेनापति था, जिस सेनापति का नाम आता है घुड़ले खां। क्या नाम आता है? घुड़ले खां। घुड़ले खां, ठीक है। घुड़ले खां अजमेर का एक सूबेदार था जिसका नाम है मल्लू खां, और इसी मल्लू खां का एक सेनापति था जिसका नाम क्या आता है? घुड़ले खां नाम आता है। क्या नाम आता है? घुड़ले खां। तो ये जो घुड़ले खां है, कौन सा खां? ये घुड़ले खां जो है, घुड़ले खां किस पर अटैक करता है? तो ये अटैक करता है किस पर? राव सातल पर। किस पर अटैक करता है? सातल पर अटैक करता है। लेकिन सातल देव ने जो है इस घुड़ले खां को क्या कर दिया था? पहली बार में पराजित कर दिया। घुड़ले खां को हराकर वापस भेज दिया था। उसी समय की बात है कि जब घुड़ले खां जब वापस चल गयो तो घुड़ले खां की एक पराजित हो मुख लेके के जावे, तो इसने क्या किया? पुनः से अटैक किया, आक्रमण किया। पुनः से आक्रमण किया किस पर? सातल देव पर। किस पर आक्रमण किया है? सातल देव पर आक्रमण किया है। तब बताते हैं कि सातल देव पर जब आक्रमण करने जा रहा था तो उसी समय एक गांव पड़ता है रास्ते में जिसका नाम है पिपाड़। ठीक है ना। पिपाड़ नामक स्थान पड़ता है। यहां पिपाड़ में 140 कुंवारी कन्याएं 140 कुंवारी कन्याएं जो है वो पिपाड़ नामक स्थान पर गणगौर की क्या कर रही थी? पूजा कर रही थी। किसकी पूजा कर रही थी? गणगौर की पूजा कर रही थी। तो घुड़ले खां को बस चाल्यो कोनी, घुड़ले खां रो बस चाल्यो कोनी। घुड़ले खां इन 140 कन्याओं का क्या कर लेता है? अपहरण कर लेता है। क्या कर लेता है? अपहरण कर लेता है। अब इस बात का पता ठा चलता है किसको? सातल देव को। और सातल देव जो है वो क्या करता है? अब घुड़ले खां के पीछे पीछे जाता है। इन 140 कुंवारी कन्याओं को जो इसने क्या किया था? बंदी बनाया था, इनको छुड़ाने के लिए जाता है। कौन है? जो है सातल देव जाता है किसके पीछे? घुड़ले खां के। तो सातल देव और घुड़ले खां के बीच में 1492 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा जाता है? कोषाणा का युद्ध लड़ा जाता है। कौन सा युद्ध? कोषाणा का युद्ध। जो कोषाणा नामक स्थान भी कहां पर पड़ता है? पिपाड़। पिपाड़ कहां पड़ता है? आपके जोधपुर में पड़ता है। यहां पर इनके बीच में कोषाणा का युद्ध लड़ा जाता है सन 1492 ईस्वी के अंदर, जिस युद्ध में घुड़ले खां को क्या कर दिया जाता है? घुड़ले खां जो है वो क्या हो जाता है? इस युद्ध में पराजित हो जाता है। घुड़ले खां इस युद्ध में क्या हो गया? पराजित हो गया। तब ऐसी स्थिति के अंदर बताते हैं कि इन 140 कुमारी कन्याओं को क्या कर लिया गया था? सातल देव के द्वारा
छुड़वा लिया गया। अब गुड़ले खां रिया लगी, गुड़ले खां को पराजित करके हीरो शीश काट दियो। शीश काट के इस शीश के अंदर जो है बताते हैं कि बाणों से इस शीश को क्या कर दिया गया था, छिद्रित कर दिया गया था। क्या कर दिया गया, छिद्रित कर दिया गया। जब बाणों से इसके शीश को छिद्रित कर दिया गया तो यह शीश जो है 140 कुंवारी कन्याओं को दे दिया गया। उन कुंवारी कन्याओं ने जो है इस शीश को बीच में रखकर जो है बाद में इसके चारों ओर जो है वो क्या है कि क्या किया था, इन्होंने नृत्य किया था। तो इस तरह से किसका प्रारंभ हुआ था, घुड़ला नृत्य का प्रारंभ हुआ है। किसका प्रारंभ माना जाता है, घुड़ला नृत्य का क्या माना जाता है, प्रारंभ माना जाता है। तो जोधपुर में या मारवाड़ में घुड़ला नृत्य का प्रारंभ जो है वो किसके समय हुआ था, सातल देव के समय हुआ था। किसके समय हुआ था, सातल देव के समय में हुआ था। तो गुड़ले खां और गुड़ले खां को तो इसने पराजित कर ही दिया। इसके साथ साथ इस गुड़ले खां की एक पुत्री थी जिस पुत्री का नाम था गिंदोली। क्या नाम था, गिंदोली। इस गिंदोली को भी कैद कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया। किसके द्वारा, सातल देव के द्वारा। सातल देव के द्वारा गिंदोली को ले आए गया और इसे जो है जोधपुर के रंग महलों में रखा गया। अब इसी गिंदोली के कहने पर ही मारवाड़ के अंदर, कहां पर है, मारवाड़ में किसने, सातल देव ने घुड़ला त्योहार बनाना भी प्रारंभ किया था। कौन सा त्योहार है, घुड़ला त्योहार मनाना भी प्रारंभ किया है। ध्यान रखना, घुड़ला त्योहार मनाना भी प्रारंभ किया है। जो घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। कब मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन जो है ये घुड़ला त्योहार मनाना प्रारंभ किया था। जिसमें वास्तव में होता क्या है कि जो छिद्रित मटके हैं वो सिर पर रखे जाते हैं और उन मटकों में क्या रखा जाता है, दीपक रखकर जो है ये साथ में तो क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है। ठीक है ना। और घुड़ला त्योहार भी मनाया जाता है, लगभग 1 माह तक मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि छिद्रित मटके में दीपक रखकर नृत्य किया जाता है। तो ये तो क्या हो गया, घुड़ला नृत्य हो गया है। और उसी समय चैत्र कृष्ण अष्टमी के जो है उस दिन यहां पर घुड़ला क्या बनाया जाता है, त्योहार बनाया जाता है। कहां पर, कहां का घुड़ला त्योहार कहां का प्रसिद्ध है, तो मारवाड़ का। यहां से प्रश्न आ सकता है किसके समय में प्रारंभ हुआ, तो ये आप आंसर दे सकते हो कि जोधपुर के शासक राव सातल के समय में प्रारंभ हुआ था। जोधपुर के शासक राव जोधा के पुत्र राव सातल के समय में यह प्रारंभ हुआ था। कौन सा, घुड़ला त्योहार और घुड़ला नृत्य। नोट लगा के बात लिख रहा हूं कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को घुड़ला त्योहार, इसके अलावा शीतलाष्टमी और इसके अलावा जो है ऋषभदेव जयंती भी आती है। ठीक है ना। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या, चैत्र कृष्ण अष्टमी को घुड़ला त्योहार है, शीतलाष्टमी है और ऋषभदेव जयंती भी आती है। तो ये थी घुड़ला त्योहार, घुड़ला नृत्य की जो है वो कहानी जो हमने सुनी है अभी, जो किसके समय में प्रारंभ हुई थी, राव सातल के समय में प्रारंभ हुई थी। अब इसके बाद में सातल के भाई थे जिनका नाम आता है राव सूजा। राव सूजा ये शासक बनते हैं लगभग 1492 ईस्वी से लेकर 1515 ईस्वी तक राव सूजा ने शासन किया था। तो राव सूजा के समय में बीकानेर के शासक, बीकानेर के संस्थापक राव बिक्का ने क्या है कि इस पर आक्रमण किया था। किस पर, राव सूजा पर। आक्रमण करने का कारण यही है कि अपने पिता की 14 प्रकार की राजकीय वस्तुएं, ठीक है, प्राप्त करना। राव सूजा जो है, राव सूजा के समय राव बिक्का का आक्रमण हुआ था। 14 प्रकार की राजकीय वस्तुएं प्राप्त करना जो है इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य था। राव सूजा कंप्लीट। राव सूजा के बाद में जो शासक बना है उसका नाम है राव गांगा। क्या नाम आता है, राव गांगा। राव गांगा जो है 1515 से लगभग 1531-32 ईस्वी तक क्या करते हैं, यहां पर शासन करते हैं। कौन, राव गांगा। राव गांगा वेरी इंपॉर्टेंट है, राव गांगा। ठीक है ना। यह राव सूजा के पुत्र थे, राव सूजा के पुत्र व राव बाघा के पुत्र थे, बाघा के पुत्र थे ये।
राव सुजा के पुत्र और राव बाघा के पुत्र माने जाते हैं कौन? राव गांगा। कौन माने जाते हैं? राव गांगा माने जाते हैं। और ये लगभग 1510 ईस्वी की सोजत की चढ़ाई के समय राव बाघा मारा गया था, तो इसीलिए जो है यहाँ पर शासक जो है वो कौन बनते हैं? राव गांगा बनते हैं। कौन बनते हैं? राव गांगा बनते हैं। इनका विवाह जो है वो पाली के शासक जगमाल देवड़ा की पुत्री पद्मावती या पद्मा कुमारी से हुआ था। ध्यान रखना, यह भी कोई कॉन्सेप्ट में प्रश्न आया हुआ है। तो इनका विवाह जो है ये पाली के शासक जगमाल देवड़ा की पुत्री पद्मा कुमारी से हुआ था। और इनका जो पुत्र हुआ है पद्मा कुमारी के, उस पुत्र का नाम क्या आता है? मालदेव, जो भारत का महान प्रसिद्ध शासक के रूप में भी विख्यात है, जिसका नाम क्या है? मालदेव है। क्या नाम है दोस्तों? मालदेव है। अब इसके बाद में अपने पढ़ेंगे कि राव गांगा ने क्या किया था? राव गांगा ने खानवा के युद्ध में, कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में। जो खानवा का युद्ध लड़ा गया था ना, कब लड़ा गया था? 17 मार्च 1527 ईस्वी को। 1527 ईस्वी को जो है खानवा का युद्ध किसके बीच में? सांगा वर्सेस कौन है? भारत का मुगल बादशाह बाबर। इन दोनों के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया? खानवा के युद्ध में जो है खानवा का युद्ध लड़ा गया है। इस युद्ध में जो बाबर है, ये बाबर क्या रहा था? आपको पता है, विजयी रहा था। और सांगा जो पराजित हुआ था, इस सांगा की जो है सहायता की थी किसने? सहायता की थी किसने? राव गांगा ने। और सहायता हेतु इसने अपने पुत्र मालदेव को 4000 सेना देकर भेजा था। मालदेव को 4000 सेना देकर भेजा था। कहां भेजा है मालदेव को 4000 सेना देकर? तो इस खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता हेतु किसने भेजा है? तो राव गांगा ने भेजा है अपने पुत्र को। और यही मालदेव वही व्यक्ति है, वही शासक है जो कि राव जो है राणा सांगा को युद्ध भूमि से बाहर लाने में जो है वो मदद करता है या बाहर लेकर आता है। तो वो भी कौन थे? राव मालदेवी थे। किसको लेकर आता है? राणा सांगा को लेकर आता है। इसके बाद की कहानी अगर हम पढ़ें तो इसके बाद में वास्तव में क्या है कि इसके बाद में एक युद्ध हुआ है, जिस युद्ध का नाम है सेवकी गांव का युद्ध। एक युद्ध लड़ा गया है, सेवकी गांव का युद्ध। सेवकी गांव का युद्ध कब लड़ा गया है? 1529 ईस्वी में लड़ा गया है। ठीक है ना। और यह युद्ध जो है, यह युद्ध लड़ा गया है राव गांगा। कौन कौन है? राव गांगा। और इसका नेतृत्व जो है वो किसने किया था? मालदेव ने किया था। और सामने है राव शेखा। ये शेखा वो है जो कि शेखा जो कौन है? गांगा का चाचा है। किसका? गांगा का चाचा है। राव गांगा का चाचा है, जो कि नागौर के शासक सूबेदार दौलत खां के साथ मिला था। अर्थात सामने मुस्लिम शक्ति का केंद्र है जालोर और दूसरा है नागौर। तो इस समय जो है गांगा का जो चाचा है, उसका जो है गांगा का चाचा है कौन? शेखा। ये शेखा जो है उस समय यहाँ के सूबेदार दौलत खां से मिल गया था। इनके बीच में सांगा और शेखा या फिर बात करें दौलत खां के बीच में जो है युद्ध लड़ा गया 1529 में, जिस युद्ध का नाम क्या था? सेवकी गांव का युद्ध। जिसमें राव गांगा जो है मालदेव की सहायता से, जिसकी सहायता बीकानेर के शासक जेत सिंह ने भी की थी, क्या रहे हैं? विजयी रहे हैं। कौन से युद्ध में? सेवकी गांव के युद्ध में विजयी रहे हैं। कौन? राव गांगा। तो इनके जो समय की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यही था। और अब इसके बाद में बताते हैं कि इसी मालदेव ने अपने पिता की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। बताओ है कि खिड़की का धूप सेकन लाग रहा, बिया भी थोड़ी बहुत पीण पानी की आदत थी, तब बताओ है कि मालदेव की है कि गंगा ने खिड़कियों नीचे धक्को दे दियो, तो गंगा नीचे जा पड़े। और मालदेव जो है, मालदेव एक तरह मालदेव का बजी आ गया हुआ। तो ये मालदेव जो है, मालदेव क्या कहलाता है कि जोधपुर का प्रथम पितृहंता शासक कहलाता है। पितृहंता राजा क्या है? कहलाता है। मतलब मालदेव ने अपने पिता गंगा की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। गंगा के निर्माण कार्य देखेंगे भी, गंगा ने क्या क्या निर्माण कार्य करवाए हैं। पहले बात तो गांगेलाव तालाब का निर्माण करवाया है और गंगा की बावड़ी का निर्माण करवाया है।
गांगेलाव तालाब बनाया है, गंगा की बावड़ी का निर्माण करवाया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो है इन्होंने सिरोही से एक मूर्ति लेकर आए थे, सिरोही से मूर्ति लेकर आए थे, और ये जो मूर्ति थी वो किसकी थी? श्याम जी की मूर्ति लेकर आए थे, जो कि इन्होंने कहाँ स्थापित करवाई थी? यह मूर्ति जो है इन्होंने जोधपुर में स्थापित करवाई थी, और जो कि किस नाम से? गंग श्याम के नाम से क्या हो गई थी? प्रसिद्ध हो गई थी, गंग श्याम के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। भी सिरोही से लाई हुई मूर्ति को, श्याम जी की मूर्ति को इन्होंने जोधपुर में स्थापित करवाया है, जो कि किस नाम से फेमस हो गई है? गंग श्याम के नाम से फेमस हो गई है, ठीक है ना। तो गंग श्याम के नाम से क्या हो गई थी? ये प्रसिद्ध हो गई थी। तो ये राव गांगा थे। राव गांगा के बाद में अपने एक महत्वपूर्ण शासक जिसकी चर्चा करने वाले हैं, उनका नाम आता है राव मालदेव। राव मालदेव लगभग 1532 से लेकर 1562 ईस्वी तक, कहीं 1531 से 62 मिलेगा, तक इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। किसने? राव मालदेव ने। बड़ा विस्तृत महत्वपूर्ण शासक है राव मालदेव। राव मालदेव के पिता का नाम क्या है? राव गांगा। माता का नाम भी पूछ ले तो पद्मा कुमारी, जो कि देवड़ा राजकुमारी थी। कहाँ की? पाली की। सॉरी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पाली नहीं है ये सिरोही है। सिरोही की देवड़ा राजकुमारी थी। ये कहाँ की है? सिरोही की देवड़ा राजकुमारी थी। पद्मा कुमारी जो है वो थोड़ा सा चेंज कर लेना, वो सिरोही की देवड़ा राजकुमारी थी, ठीक है ना। सिरोही की देवड़ा राजकुमारी थी कौन? तो पद्मा कुमारी है, ठीक है ना। इसका जो राज्याभिषेक है वो राज्याभिषेक कब हुआ था? 1532 ईस्वी में हुआ है। कहाँ हुआ है? सोजत पाली के अंदर हुआ है। सोजत पाली के अंदर हुआ है, क्योंकि जब इनका राज्याभिषेक हुआ था तो उस समय इनके पास दो ही परगने थे, एक तो सोजत था और दूसरा जोधपुर था। इसके अलावा सारे परगने दुश्मनों के अधीन चले गए थे। मतलब गंगा के समय मारवाड़ की एक तरह से बहुत बड़ी क्षति हुई थी, ठीक है ना। वैसे तो देखा जाए तो ठीक ही है, भी अपने साम्राज्य का जो है वो एक तरह से पतन ही हो रहा था जिस समय इस गंगा ने इसको गंगा के बाद में मालदेव ने जब संभाला था इसको, ठीक है ना। तो ठीक है, चलो, राज्याभिषेक 1532 सोजत पाली के अंदर हुआ है। फारसी इतिहासकारों ने, किसने? फारसी इतिहासकारों ने इसे हसमत वाला राजा कहा है। क्या कहा है? हसमत वाला राजा कहा है। फारसी इतिहासकारों ने इसे हसमत वाला राजा कहा है। किसे? मालदेव को कहा है, ठीक है ना। किसे कहा है? मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने क्या कहा है? हसमत वाला राजा कहा है। बंदायूनी ने इसे, किसने? बंदायूनी ने इसे हिंदुस्तान का महान पुरुषार्थी राजकुमार की संज्ञा दी है। महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा है किसने? बंदायूनी ने इसे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नाम आता है फरिश्ता। फरिश्ता ने इसे क्या कहा है? तो फरिश्ता ने कहा है हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा कहा है। हिंदुस्तान का इसे सबसे शक्तिशाली क्या कहा है? राजा कहा है, ठीक है। चारणों ने इसे किसे? चारणों ने इसे जो है, चारणों ने इसे हिंदू बादशाह कहा है। क्या कहा है? हिंदू बादशाह कहा है। तो देखो आपके सामने है कि राव मालदेव पिता राव गंगा, माता पद्मा कुमारी, सिरोही की देवड़ा राजकुमारी थी ये, ठीक है ना। राज्याभिषेक 1532 ईस्वी सोजत पाली के अंदर हुआ है। फारसी इतिहासकारों ने इसे हसमत वाला राजा कहा है। बंदायूनी ने इसे हिंदुस्तान का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा है। फरिश्ता ने इसे हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा, चारणों ने इसे हिंदू बादशाह कहा है। क्या कहा है? हिंदू बादशाह की संज्ञा दी है। किसने दी है? चारणों ने। और इसके अलावा इसे जो है 52 युद्धों का और 58 परगनों का विजेता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? 52 युद्धों का विजेता, 52 युद्धों का और 58 परगनों का विजेता जो है वो किसे कहा जाता है? मालदेव को कहा जाता है। तो मैं ये भी यहां पर ही लिख देता हूं कि मालदेव को 52 युद्धों का विजेता, 52 युद्धों का विजेता और 58 परगनों का
58 परगनों का विजेता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मालदेव को कहा जाता है कि मालदेव को 52 युद्धों का विजेता और 58 परगनों का विजेता कहा जाता है। किसको? मालदेव को कहा जाता है। तो नोट लगा के मैं यहां पर लिख देता हूं, 100 युद्धों का विजेता कौन है? 100 युद्धों का विजेता, 100 युद्धों का विजेता जिसमें नाम आता है क्या कि 100 युद्धों का विजेता जो है वो कौन था? समुद्रगुप्त था। कौन आता है? समुद्रगुप्त। इसके बाद में आता है आपके 64 युद्धों का विजेता, तो इसमें नाम आता है पंचवन देव। पंचवन देव ये आमेर के शासक थे पंचवन देव, इनको 64 युद्धों का विजेता कहा जाता है। 52 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है? तो 52 युद्धों का विजेता मालदेव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मालदेव को कहा जाता है। इसके अलावा जो है मालदेव की महत्वपूर्ण बातें हैं जो अपने पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। मारवाड़ चित्रशैली का स्वतंत्र उद्भव इन्हीं के शासनकाल में, इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। मारवाड़ चित्रशैली का स्वतंत्र उद्भव इन्हीं के शासनकाल में माना जाता है। इसके अलावा इसके शासनकाल में दिल्ली का जो बादशाह था, दिल्ली का बादशाह, वो दिल्ली का बादशाह कौन आता है? हुमायूं आता है। अब इन्होंने अपने जीवन में छोटे मोटे युद्ध लड़े हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी अपने वो छोटे मोटे युद्ध देख लेते हैं भी कौन कौन से हैं। तो थोड़ा बहुत आप याद रख लेना कि मालदेव ने 1531 ईस्वी में भद्राजुण पर अधिकार कर लिया था। किस पर है? भद्राजुण। और भद्राजुण का शासक था जिसका नाम है वीरा। इस वीरा को क्या कर दिया था? इसने पराजित कर दिया था। किसने? मालदेव ने। 1531 में भद्राजुण पर अधिकार कर लिया और वीरा को क्या कर दिया? पराजित कर दिया, ठीक है ना। और 1533 ईस्वी में क्या हुआ था कि वही नागौर का शासक जिसका नाम क्या था? दौलत खां। क्या नाम आता है? दौलत खां। इस दौलत खां के साथ मालदेव का जो है वो युद्ध हुआ था जिसका नाम आता है हीराबाड़ी का युद्ध। कौन सा युद्ध आता है? हीराबाड़ी का युद्ध। और इस दौलत खां जो है पुनः से हीराबाड़ी के युद्ध में क्या हो गया था? पराजित हो गया था, जो कब लड़ा गया है? 1533 ईस्वी में लड़ा गया है, ठीक है ना। और इसके बाद में जो है इसी जो दौलत खां है, इस दौलत खां से जो है हीराबाड़ी के युद्ध में दरियाव जोश जो है हाथी जो है ये दरियाव जोश हाथी मालदेव के मित्र जिसका नाम आता है बिरमदेव मेड़तिया, मेड़ता का शासक था ये, ठीक है ना। दरियाव जोश हाथी था किसका? दौलत खां का, बड़ा प्रसिद्ध हाथी था। ये दरियाव जोश हाथी जो है वो किसके पास चला जाता है? मेड़ता के शासक बिरमदेव के पास चला जाता है। लेकिन कुछ समय पश्चात बताते हैं कि मालदेव ने इस दरियाव जोश हाथी और अजमेर, जो अजमेर किनके पास आ जाता है? बिरमदेव के पास था। इन दोनों की डिमांड की थी, लेकिन बिरमदेव ने इसे देने से क्या कर दिया? देने से मना कर दिया कि कौन दूं ने ना दिया तो आजा भाई। तब मेड़ता वह कौन से क्षेत्रों पर है? मेड़ता वह अजमेर पर अधिकार किया था। किसने? मालदेव ने। किस पर किया है? मेड़ता प्लस अजमेर पर अधिकार किया था। किसने? मालदेव ने। मालदेव ने पहले चुनौती दी किसको? बिरमदेव को, बिरमदेव को। और पहले डिमांड भी की थी भी अजमेर अपन बेली है यार, मित्र है, इसी के बात है, अजमेर दे दे बस। बिरमदेव का कौन दूं ना देवे तो फिर तन ध्यान ही है, जाना ही है फिर मालदेव ने। तब बताते हैं कि इस युद्ध के अंदर आगे क्या होता है कि मालदेव ने बिरमदेव पर अटैक किया, बिरमदेव पर आक्रमण किया। बिरमदेव को क्या कर दिया? मालदेव ने पराजित कर दिया। क्या कर दिया? पराजित। लगभग कब? 1535 ईस्वी के आसपास बिरमदेव जो है मेड़ता का शासक बिरमदेव पराजित हुआ। ये फिर जयपुर या आमेर होते हुए ये जो है बिरमदेव जो है वो चला गया था किसकी शरण में? लास्ट में शेरशाह सूरी की शरण में। किसकी शरण में चला गया था? शेरशाह सूरी की शरण में चला गया था। कौन? बिरमदेव चला गया था। कौन चला गया? बिरमदेव चला गया था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा कि यही बिरमदेव जो है वो शेरशाह सूरी को किसके विरुद्ध भड़काएगा? अब मालदेव के विरुद्ध भड़काएगा। किसके विरुद्ध दोस्तों? तो मालदेव के विरुद्ध भड़काएगा, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे मालदेव वर्सेस किसको? बीकानेर को। मालदेव वर्सेस किसको पढ़ना है? हमें बीकानेर को पढ़ना है। मालदेव वर्सेस बीकानेर। प्रारंभ में मालदेव और बीकानेर के जो संबंध हैं, मतलब मारवाड़ और जो है बीकानेर है, इनके संबंध अच्छे रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में आपको पता ही है
कि उसी समय जोधपुर का शासक था, उसका नाम क्या था? मालदेव। क्या नाम आता है? मालदेव। और मालदेव के दो सेनापति थे जिनमें नाम आता है जेता प्लस कुंपा। मालदेव के सेनापतियों में नाम आता है कौन कौन है? जेता और कुंपा है। और सामने जो है, सामने एक प्रांत पड़ता है जिसका नाम क्या है? बीकानेर। और बीकानेर का उस समय जो शासक आता है, उस शासक का नाम था, बीकानेर का शासक है राव जेतसी। क्या नाम है? राव जेतसी। और इसके बेटे का नाम, पुत्र का नाम है, उसका नाम आता है कौन सा मल? कल्याणमल। क्या नाम आता है? कल्याणमल नाम आता है। तो दोनों के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट एक विश्व प्रसिद्ध जो युद्ध लड़ा गया था, जिस युद्ध का नाम आता है साहेब या पाहेब का युद्ध। सन 1541 ईस्वी के आसपास ये युद्ध लड़ा गया था। वास्तव में इस युद्ध का क्या कारण है कि बीकानेर का जो राजा आता है जिसका नाम क्या था? राव जेतसी। बीकानेर के शासक राव जेतसी जो है वो धीरे धीरे जोधपुर की सीमाओं पर अधिकार करना प्रारंभ कर देता है। तब मालदेव ने अपने दो सेनापतियों जेता और कुंपा को जो है वो आक्रमण करने के लिए किसके पास भेज दिया था? जेता और कुंपा को आक्रमण करने के लिए राव जेतसी पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया गया। दोनों के बीच में फलोदी में जो साहिब और पाहिब स्थान पड़ते हैं, यहां पर दोनों के बीच में जो है साहिब या पाहिब का युद्ध लड़ा जाता है 1541 में, जिसमें राव जेतसी जो है वो क्या है कि मारा जाता है। राव जेतसी मारा जाता है और कल्याणमल जो है वो यहां से क्या हो जाता है? भाग गया। और भाग कर ये किसकी शरण में चला जाता है? शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है। शेरशाह सूरी के और मालदेव के बीच में दूसरा जो युद्ध का कारण बनेगा वो यही बनेगा कि ये कल्याणमल जो है जाकर उसे कुछ न कुछ ऐसा बताई गई, कुछ न कुछ तो इसे कुछ न कुछ तो कही गई। और इसके बाद में 1541 से लेकर 1544 तक जो बीकानेर है, वो बीकानेर जो है वो किसके नियंत्रण में रहता है? जोधपुर वालों के, अर्थात कुंपा को यहां का क्या बनाया जाता है? प्रशासक बनाया जाता है। ठीक है ना? कुंपा को यहां का प्रशासक बनाया जाता है। 1541 से 44 में बीकानेर जो है, बीकानेर किनके नियंत्रण में रहता है? जोधपुर वालों के नियंत्रण में रहता है। और उस समय कुंपा को यहां का क्या बनाया जाता है? प्रशासक बनाया जाता है। अब हम मेवाड़ और मारवाड़ और मेवाड़ के बीच संबंध को देखते हैं। तो इनके संबंध भी कुछ ठीक ठाक ही रहे थे प्रारंभ में, लेकिन बाद में संबंध बिगड़ गए थे। तो प्रारंभ में आपको पता ही है कि सबसे मेवाड़ का उस समय शासक जो है पहले तो सांगा ही था। सांगा के समय में 4000 सेना जो गई थी वो कहाँ से गई थी? मारवाड़ से गई थी। सहायता की गई है, ठीक है, किसके द्वारा? तो मेवाड़ के सहायता की गई है किसकी? मारवाड़ के जरिए। और उसके बाद में मेवाड़ के जब शासक बने थे उदय सिंह, तो उदय सिंह को शासक बनने में भी सहायता की थी, लेकिन बाद में संबंध बिगड़ गए थे इनके बीच में। ठीक है ना? तो मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में ये संबंध को यहां पर दर्शाता है। तो उदय सिंह की ये भी बताते हैं कि बनवीर के विरुद्ध भी सहायता की है किसने? लेकिन बाद में छोटी मोटी इनके जैसे कि इसकी जो है एक बताते हैं कि मालदेव का संबंध बिगड़ने के कारण ये भी है कि मालदेव जो है, इस मालदेव की एक पत्नी थी खेरवा की, खेरवा पाली में पड़ता है। तो पत्नी थी जिसका नाम था स्वरूप दे। ठीक है, यहाँ की पत्नी थी। तो बताते हैं कि ये किनकी पत्नी है? मालदेव की पत्नी है। तो होयो के मालदेव की पत्नी की स्वरूप दे की मतलब एक छोटी बहन और ही, तो छोटी बहन और ही तो बतावे है कि मालदेव भी छोटी बहन सागे ब्याह करना चाहे, लेकिन अंग कोई मानने ने तैयार ही कोनी। ना तो स्वरूप दे मानने ने तैयार है, ना ही अंग पापा जी मानने ने तैयार है। मालदेव सागे क्या ब्याह करवा दिया? छोटी बहुत उम्र बहुत छोटी है। तब बतावा है कि खेरवागा जी का सरदार हा बा के करो, या मतलब स्वरूप दे जो है इनके जो पिता थे उन्होंने क्या किया कि किसको आमंत्रित कर दिया? तो आमंत्रित कर दिया किसको? उदय सिंह को बुला लिया और अपने जो है अपनी छोटी पुत्री मतलब इनकी बहन की शादी जी के उदय सिंह से करवा दी। ठीक है, तो मालदेव जी को है, मालदेव आपकी साड़ी सा ब्याह करना चाहो, लेकिन बिंगी ब्याह जी को है वो किंग सा करवा दियो, उदय सिंह सा करवा दियो। तो उदय सिंह फिर मालदेव जी को है थोड़ी सी दोनों के बीच में अनबन होगी।
अनबन होगी तब बतावे है कि मालदेव के बैठे होगा ले ले जिंग सागर मैं ब्याह करो बिंग सागर अण करवा लियो, इसी कोई बात थोड़ी हुए। तब बताते हैं कि अब शादी ब्याह को प्रोग्राम हो बिंग बाद में कोई गिफ्ट गाफ्ट जो है देख रहे बिंग बाद में, तो स्वरूप दे आपकी बहन ने और जीजा सा ने गिफ्ट देने गई। तब बतावे कि गिफ्ट में हो तो कुछ हो रही, लेकिन कोई कहे मालदेव का सेनापतियां मतलब मालदेव का कहना पर सैनिका या कुछ जैसे भी है तैसे करके, या स्वरूप दे की जो सोतन थी उसने क्या गिफ्ट को बदल दिया, और उस गिफ्ट में क्या है कि नागनेची माता की क्या रख दी थी, मूर्ति रख दी, नागनेची माता की मूर्ति रख दी। तब ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि अब ये नागनेची माता की मूर्ति जो है वो कहां पहुंच गई, उदय सिंह के यहां मतलब मेवाड़ पहुंच गई। तब मेवाड़ के शासक ने भी क्या है कि इस नागनेची माता का क्या किया था, सम्मान किया था, और उदयपुर के अंदर नागनेची माता का मंदिर भी बनवाया था। और जो है एक दिन जो है उदयपुर में भी जो है वो नागनेची माता की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। क्या की जाती है, पूजा की जाती है, मतलब नवरात्रों के समय में जो है नागनेची माता को पूजा जाता है। तो इस तरह से जो है वो कुल देवी थी किनकी, राठौड़ों की, लेकिन उसको एक दिन जो है वहां पर या नवरात्रों के समय जो है वो क्या कहाँ पूजा जाता है, मेवाड़ में भी इसकी पूजा की जाती है। तो इस तरह से इनकी कहानी है, और कुछ अपने अजमेर के सूबेदारों को लेकर भी है। तो वो जो है छोटी मोटी कहानियां जो अनबन की बनी हुई थी। उसी समय भारत का शासक कौन था, हुमायूं था। तो हुआ क्या वास्तव में कि भारत का शासक जो हुमायूं है, अब ये हुमायूं जो है दर दर की ठोकरें खाता रहा है, मतलब इसी ठोकर से इसका अंत हो गया, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। तो इसके दो युद्ध आते हैं प्रसिद्ध, 1539 का चौसा का युद्ध, चौसा बिहार में पड़ता है, और दूसरा आता है 1540 ईस्वी का बिलग्राम का युद्ध। कौन सा युद्ध आता है, बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम या इसको कौन सा युद्ध कहा जाता है, कन्नौज कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दोनों ही युद्ध इसके जो है वो किसके साथ लड़े गए थे, शेर खां के साथ लड़े गए थे। घरे तो शेर खां ने फरीदियो करता, लेकिन एक शेर नियते शेर ने मार दियो, बताओ कि जद वो नाम के पड़ गयो, शेर खां पड़ गयो। तब इस 1539 ईस्वी के कौन से युद्ध में, चौसा के युद्ध में जो है इस शेर खां ने क्या कर दिया था, इसको पराजित कर दिया। किसको पराजित कर दिया, तो हुमायूं को पराजित कर दिया था। किसने, शेर खां ने। और इसने शाह की उपाधि धारण कर ली थी, किसकी, शाह की। तो ये शेर खां से अब क्या बन गया था, शेर शाह, और सूरी वंश या सूर वंश से संबंधित होने के कारण इसके नाम क्या लगने लग गया, सूरी लगने लग गया था। तब बताते हैं कि इसके बाद में जो है उसी समय हुमायूं की मदद की थी निजाम नामक भिश्ती ने, आपको पता है। और निजाम नामक भिश्ती को इसने जब कहा था कि भी जब मैं शासक बनूंगा तो मैं तुझे एक दिन का बादशाह बनाऊंगा, तो वही निजाम नामक भिश्ती है जो एक दिन का बादशाह बना था, और उसने अपने राज्य में चमड़े के सिक्के चलाए थे, है ना। तो इसके बाद में 1540 ईस्वी के बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में भी जो है दिल्ली और आगरा पर अधिकार हो गया था, किसका, शेर शाह का। और हुमायूं जो है यहां से भाग गया था। तब इसने हुमायूं ने जो है पत्र लिखा था, किसको, तो पत्र लिखा किसको, मालदेव को पत्र लिखा था कि आप मेरी मदद कीजिए, किसके विरुद्ध, शेर शाह के विरुद्ध। अब भाई जी इन्हें मालदेव ने पत्र लिखे हो, लिखता है जी को है बिने अपने बिरम देवर बे जिका भी शरण में गेड़ा कल्याणमल, दोनों का दोनों मिलके कह रहे हो कि विशेषता तो बिरमदेव ने कहा था, किसने कहा था, बिरमदेव ने। और बता दिया किसको, शेरशाह सूरी को, कह वो तो मालदेव जी को है, वो हुमायूं की मदद करने वाला है। तब माल जो है शेरशाह सूरी ने मालदेव को पत्र लिखा कि हुमायूं जब तेरे से मदद लेने के लिए आए तो उसकी मदद किसी भी हालत में नहीं करेगा, और अगर वो तेरे पास आ जाए तो उसको क्या कर लेगा, बंदी बना लेगा। ऐसा जो है फरमान जो है भेजा गया किसके पास, मालदेव के पास, किसके द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा। अब भाई एक साल तक तो पहुंच कौन क्यों मालदेव के पास पहुंच नहीं इसका हुमायूं, लेकिन 1542 ईस्वी में हुमायूं जो है मदद मांगने के लिए 1542 ईस्वी में किसके पास आता है, अब मालदेव के पास आता है। और दोनों की मुलाकात जोगी तीर्थ, जोधपुर में एक स्थान पड़ता है, जोगी तीर्थ नामक स्थान पर होती है। दोनों की मुलाकात जोगी तीर्थ नामक स्थान पर हुई थी, जहां पर मालदेव ने जो है हुमायूं की सहायता नहीं की, और ना ही क्या किया, ना ही इसको बंदी बनाया था।
और अल बंदी ना बनायो तो हुमायूं तो चल पड़ो तो बात को बेरो शेरशाह सूरी ने लागे। अब शेरशाह सूरी का अपनो अगलो आक्रमण जी को है वो की परोसी मालदेव परोसी, और मालदेव और वर्सेस शेरशाह सूरी के मध्य इतिहास प्रसिद्ध युद्ध लड़ा जाएगा। जिस युद्ध का नाम है गिरी सुमेल का युद्ध, इस युद्ध की अपने चर्चा करेंगे कल भी, किस तरह से मालदेव के दो वीर सेनापति जेता और कुंपा जो है इस युद्ध में लड़ेंगे, और शेरशाह सूरी ने भी जो अपने मुख से की तारीफ की थी, तो इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं कल एक नए जोश, नए उत्साह और एक नए जो है युद्ध के साथ। थैंक यू।